आज हम सीखेंगे सममिति। तितली के इस चित्र को देखिए। क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या खास बात है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम इस चित्र को दो भागों में इस प्रकार बांट सकते हैं कि दायां आधा भाग और बायां आधा भाग पूर्णतया मिलता जुलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आकृति बराबर संतुलित यानी बैलेंस्ड अनुपात यानी प्रोपोर्शन में है। अनुपात एवं संतुलन से इसका आकार आंखों को लुभावना लगता है। ऐसी आकृति जो बराबर संतुलित अनुपात में हो एक सममित आकृति यानी सिमेट्रिक फिगर कहलाती है। साधारणतः अगर हम किसी आकार को मोड़कर इसके दो भाग बना सकते हैं जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले यानी कि एक दूसरे के प्रतिबिंब हो, तो हम कहते हैं कि वह आकार सममित है। हमारे दैनिक जीवन में हम कई सारी सममित आकृतियां देखते हैं। जैसे इस फूल को देखिए। इसके हम अलग अलग प्रकार से दो भाग बना सकते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यह एक सममित आकृति है। इसी प्रकार प्रकृति में मछली, कछुआ, गाय और कई दूसरे प्राणियों की आकृतियां सममित है। अक्सर वस्तुएं बनाने में भी सममिति का ध्यान रखा जाता है। जैसे विमान, घर और कई सारी वस्तुएं। कई इमारतें जैसे आगरा का ताजमहल और हैदराबाद का चार मीनार अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल और चार मीनार सममिति के उपयुक्त उदाहरण हैं। इंटरनेट पर इनके चित्र जरूर देखिए। अब इस आकार को देखिए। क्या यह आकार सममित है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह एक सममित आकार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम किसी भी प्रकार से इसे दो भागों में मोड़ नहीं सकते जिससे कि हमें दो ऐसे भाग प्राप्त हो जो एक दूसरे से हूबहू मेल खाते हो। अब चलिए एक मजेदार गतिविधि करें। सबसे पहले एक आयताकार कागज ले। इसे चौड़ाई की ओर मध्य से मोड़कर इसके दो बराबर भाग कर लेंगे। अब स्याही की कुछ बूंदे या रंग की कुछ बूंदे आधे भाग पर डालिए और दोनों आधे भागों को एक दूसरे पर दबाइए। कागज को खोलने पर आपको सममित आकृति प्राप्त होगी। बनने वाला आकार प्रकृति में दिखाई देने वाले या कल्पना की जाने वाले कौन से आकार के जैसा दिखता है, यह जानने की खुद से कोशिश कीजिए। चलिए एक और मजेदार गतिविधि करें। यहाँ भी हम एक आयताकार कागज लेंगे और उसके दो बराबर भाग कर लेंगे। अब हम एक भाग पर स्याही से भरा धागा रखेंगे। फिर हम दूसरे भाग को पहले भाग पर रखेंगे और इसे दबाएंगे। फिर हम कागज को खोलकर धागा हटा लेंगे। अगर अब आप दोनों भागों में बने स्याही का निशान देखोगे तो आपको ज्ञात होगा कि पहले भाग में बनी आकृति दूसरे भाग में बनी आकृति से सममित है। इन मजेदार गतिविधियों को स्वयं करके सममिति की समझ और अच्छे से बनाएं। तो आज हमने सीखा सममिति। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे सममिति के उदाहरण। नीचे दी आकृतियों को देखकर ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी आकृतियां सममित है एवं कौन सी आकृतियां सममित नहीं हैं। कोई आकृति सममित है या नहीं, यह पहचानने के लिए हम देखते हैं कि क्या आकृति को आधे से मोड़ने पर उसका बायां आधा भाग तथा दायां आधा भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिलता जुलता है या नहीं, यानी कि दोनों आधे भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब है या नहीं। पहली आकृति के हम इस प्रकार से दो भाग बना सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दायां भाग और बायां भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब है, यानी वे एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं। इसलिए यह एक सममित आकृति है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी आकृति की बात करें तो यहाँ किसी भी प्रकार से हम इस आकृति के दो ऐसे भाग नहीं बना सकते जिससे कि दोनों भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब हो, यानी कि वे एक दूसरे से हूबहू मिलते हो। इसलिए दूसरी आकृति सममित आकृति नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आकृति 1 की तरह ही आकृति 3, आकृति 5, आकृति 6 और आकृति 8 भी सममित आकृतियां हैं
और आकृति 2 की तरह ही आकृति 4 और आकृति 7 सममित आकृतियां नहीं हैं। अगला उदाहरण, किसी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाएं और बायां भाग प्रतिबिंब में दाएं दिखाई देता है। क्या वस्तु और उसका प्रतिबिंब सममित है? दर्पण में वस्तु का दायां भाग बाएं और बायां भाग दाएं दिखाई देता है। इसी को हम पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। यह बात जरूर है कि वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाएं और बायां भाग प्रतिबिंब में दाएं दिखाई देता है, लेकिन वस्तु और उसका प्रतिबिंब एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं, इसलिए वे एक दूसरे से सममित भी होते हैं। इसलिए वस्तु और उसका प्रतिबिंब सममित है। अगला उदाहरण, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति को पूरा कर सममित आकृति बनाइए। सममित आकृतियों के 2 भाग किए जा सकते हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। चलिए इसी समझ से दी आकृतियों को पूरा करें। पहली आकृति बाईं ओर एक अर्धवृत्त है। हम इसका प्रतिबिंब दाएं भाग में बनाएंगे। ध्यान रहे, प्रतिबिंब बनाते समय हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि यह आकार संतुलित अनुपात में बनाया जाए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ एक छोटा वृत्त भी है। चलिए इसका प्रतिबिंब भी बना लें। फिर हम इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा का प्रतिबिंब बनाएंगे। इससे अब यह आकृति पूरी हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक सममित आकृति है। अब दूसरी आकृति की बात करते हैं। हमें ऊपर का भाग दिया है और नीचे का भाग ज्ञात करना है। मान लीजिए ऊपर का भाग भूमि पर है और हम पानी में इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो सोचिए यह आकृति कैसी दिखाई देगी? सोचिए। बिल्कुल सही, यह इस प्रकार दिखाई देगी। इस तरह हम दूसरी आकृति को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम तीसरी आकृति को पूरा करते हैं तो हमें एक तीर का आकार प्राप्त होगा। यह भी सममित आकृति है। तो आज हमने देखे सममिति के उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे सममिति से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित आकृतियों में सममित यानी सिमेट्रिकल आकृति ज्ञात कीजिए। बच्चों को सममिति की सही समझ नहीं हो पाती। वे यह समझ नहीं पाते कि सममित आकृति के 2 ऐसे भाग किए जा सकते हैं कि वे एक दूसरे को पूर्णतया मिलते हैं। बिंदुकित रेखा को एक दर्पण रेखा समझकर वे यह नहीं देखते कि आकृति का दर्पण में पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन ठीक प्रकार से दर्शाया गया है या नहीं। ऑप्शन 2 में दोनों तरफ एक जैसे आकार दिए हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि यह सममित आकृति है, लेकिन यह एक गलत समझ है क्योंकि यहाँ आकृति का पार्श्व व्युत्क्रमण स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए यह सममित आकृति नहीं है। यानी कि ऑप्शन 2 गलत जवाब है। कुछ बच्चे सममिति की अवधारणा को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते। वे ऑप्शन 3 में देखकर यह सोच लेते हैं कि दोनों भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन है, इसलिए वे ऑप्शन 3 का चयन करते हैं। लेकिन यह भी गलत जवाब है क्योंकि यहाँ भी पार्श्व व्युत्क्रमण ठीक प्रकार से नहीं दर्शाया गया है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो यहाँ बायां और दायां भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब है, यानी कि यहाँ आकृति का दायां भाग प्रतिबिंब में बाएं और आकृति का बायां भाग प्रतिबिंब में दाएं दिखाई दे रहा है। यानी कि आकृति का बिंदुकित रेखा के एक तरफ का भाग दूसरे तरफ के भाग से हूबहू मिलता है, इसलिए ऑप्शन 1 में दर्शाई आकृति एक सममित आकृति है। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 है। मिथ्या धारणा 2, राहुल और मीना नीचे दिए चित्र पर चर्चा कर रहे थे। राहुल कह रहा था कि यह चित्र सममित नहीं है, जबकि मीना का मानना था कि यह चित्र सममित है। ज्ञात कीजिए दोनों में किसे सममिति की सही समझ है। कुछ बच्चे कोई आकृति सममित है या नहीं यह पहचानने के लिए सिर्फ यह देखते हैं कि क्या उस आकृति के ऊर्ध्वाधर दिशा में 2 ऐसे भाग बनाए जा सकते हैं
जो एक दूसरे के प्रतिबिंब है या नहीं। जैसे यहाँ राहुल ने देखा कि आकृति के ऊर्ध्वाधर दिशा में दो भाग बनाने पर यह ज्ञात होता है कि वे एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए राहुल ने समझा कि दिया चित्र सममित नहीं है, लेकिन यह गलत समझ है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि अगर आकृति के किसी भी प्रकार दो भाग बनाए जा सकते हैं जिससे कि वे एक दूसरे के प्रतिबिंब बने, तो वह आकृति सममित आकृति होती है। जैसे यहाँ इस आकृति के इस दिशा में दो भाग बनाए जाए तो हमें दो ऐसे भाग प्राप्त होंगे जो एक दूसरे के प्रतिबिंब है। इसलिए यह एक सममित आकृति है। इसलिए मीना की समझ सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी सममिति से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे सममित रेखाएं। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि एक ऐसी आकृति जो बराबर संतुलित अनुपात में है एक सममित यानी सिमेट्रिक आकृति कहलाती है। जैसे दी आकृतियां सममित है, इनकी समझ और अच्छे से बनाते हुए चलिए अब जानते हैं सममित रेखाएं यानी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। चलिए इसे एक गतिविधि से समझें। एक कागज लीजिए, कैंची के उपयोग से इसमें से अंग्रेजी के अक्षर ए का आकार काट लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह आकृति सममित है या नहीं? सोचिए। बिल्कुल सही। अगर हम इसका बायां आधा भाग दाएं आधे भाग पर रखते हैं तो वे एक दूसरे से पूर्णतया मिलते नजर आते हैं। इससे पता चलता है कि वे एक दूसरे के प्रतिबिंब है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्षर ए एक सममित अक्षर है। जरा सोचिए, अगर हम ए को इस तरह मोड़े कि उसका ऊपर का आधा भाग नीचे के आधे भाग पर आए, तो क्या इससे भी हमें ज्ञात होता है कि ए सममित है या नहीं? सोचिए। बिल्कुल सही। इससे हमें ए सममित प्रतीत नहीं होता। दोनों स्थितियों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आकृति की सममिति किसी विशिष्ट रेखा के अनुदिश मोड़ने पर ही स्पष्ट होती है। जैसे यहाँ ए के मध्य से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा से। ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़े जाने पर आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग से पूर्णतया मिलता जुलता है, एक सममित रेखा कहलाती है। इसे ही हम दर्पण रेखा भी कहते हैं। ए के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक सममित रेखा वाली आकृति है, लेकिन कुछ आकृतियों में एक से ज्यादा सममित रेखाएं देखी जा सकती है। जैसे इस आकृति को देखिए, क्या इसमें कोई सममित रेखा है? सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम इस प्रकार दो सममित रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई भी सममित रेखा ज्ञात नहीं की जा सकती। कुछ आकृतियों में दो से भी अधिक सममित रेखाएं होती है। जैसे एक वर्ग की सममिति इसे इन चार रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर देखी जा सकती है, यानी कि वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती है। इसी तरह चलिए ज्यामिति के कुछ और आकारों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। एक आयत की सममिति इसे इन दो रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर देखी जा सकती है, यानी कि आयत में 2 सममित रेखाएं होती है। एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस की बात करें तो इसकी सममिति इसे इन दो रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर देखी जा सकती है, यानी कि समचतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं होती है। इसी प्रकार एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 सममित रेखाएं देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम वृत्त यानी सर्कल की बात करें तो इसके केंद्र से जाने वाली किसी भी रेखा के अनुदिश मोड़ने पर वृत्त की सममिति देखी जा सकती है। चूंकि एक वृत्त के केंद्र से अनंत रेखाएं जा सकती है, इसलिए वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं होती है।
अब आप 5 अलग अलग आकार लेकर सममित रेखाओं की संख्या खुद से ज्ञात कीजिए। तो आज हमने सीखा सममित रेखाएं। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। हम देखेंगे सममित रेखाओं के उदाहरण। नीचे दी गई आकृति में सममित रेखाएं खींचिए। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़े जाने पर आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग से पूर्णतया मिलता जुलता है, एक सममित रेखा यानी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम केंद्र से जाती हुई ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रेखा खींचेंगे तो यह दी आकृति को दो ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे से पूर्णतया मिलते जुलते हैं, यानी कि यह एक सममित रेखा है। इसी तरह हम दी आकृति में कुल 8 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। अगला उदाहरण, दी आकृतियों को देखकर ज्ञात कीजिए आकृतियां जिनमें सिर्फ एक सममित रेखा है, आकृतियां जिनमें 2 सममित रेखाएं हैं, आकृतियां जिनमें 2 से अधिक सममित रेखाएं हैं, आकृतियां जिनमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। आकृति A की बात करें तो इसे ऊर्ध्वाधर में आधे से मोड़ने पर आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग से पूर्णतया मिलता जुलता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से मोड़ने पर हमें 2 एक दूसरे से मिलते जुलते भाग प्राप्त नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहली आकृति में सिर्फ एक सममित रेखा है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो G, H और I इनमें से प्रत्येक आकृति में सिर्फ एक सममित रेखा है। इसलिए ये सभी ऐसी आकृतियां हैं जिनमें सिर्फ एक सममित रेखा है। आकृति B की बात करें तो इसे ऊर्ध्वाधर में आधे से मोड़ने पर आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग से पूर्णतया मिलता जुलता है। साथ ही साथ अगर इसे क्षैतिज में आधे से मोड़े तब भी इसके दोनों भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिलते जुलते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से मोड़ने पर हमें 2 एक दूसरे से मिलते जुलते भाग प्राप्त नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरी आकृति में 2 सममित रेखाएं हैं। इसके अलावा दी आकृतियों में आकृति K में भी 2 सममित रेखाएं हैं। इसलिए 2 सममित रेखाओं वाली आकृतियां हैं B और K। इसी प्रकार अब क्या आप ज्ञात कर पाएंगे वे आकृतियां जिनमें 2 से अधिक सममित रेखाएं हैं? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ आकृतियां D, F और L में 2 से अधिक सममित रेखाएं हैं। अगर हम देखें तो यहाँ C और E ऐसी आकृतियां हैं जिनमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। चूंकि एक वृत्त के केंद्र से अनंत रेखाएं जा सकती है, इसलिए वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं होती है। अब आप इस मजेदार सवाल को खुद से हल कीजिए। मैथमेटिक्स इस शब्द के ऐसे अक्षर ज्ञात कीजिए जिनमें 2 सममित रेखाएं हैं। तो आज हमने देखे सममित रेखाओं के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे सममित रेखाओं से संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ गलतियां। मिथ्या धारणा 1, रोहित और शैली ज्ञात कर रहे थे कि एक आयत यानी रेक्टेंगल में कितनी सममित रेखाएं यानी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। शैली की समझ थी कि आयत में कुल 4 सममित रेखाएं होती है, जबकि रोहित की समझ थी कि आयत में सिर्फ 2 ही सममित रेखाएं होती है। ज्ञात कीजिए किसकी समझ सही है। कई बार बच्चों को यह मिथ्या धारणा होती है कि आयत में 4 सममित रेखाएं होती है। इसका एक कारण यह है कि बच्चे आयत के मध्य से जाती हुई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के साथ साथ विकर्ण यानी डायगोनल से जाती हुई रेखाओं को भी सममित रेखाएं समझ लेते हैं।
वे समझते हैं कि शैली की समझ सही है, इसलिए ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। अगर आयत को लंबाई की ओर या चौड़ाई की ओर मध्य से मोड़ा जाए तो हमें दोनों स्थितियों में 2 एक दूसरे से मिलते जुलते भाग प्राप्त होते हैं। लेकिन किसी विकर्ण से जाती हुई रेखा की ओर मोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाले भाग एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। इसलिए आयत में सिर्फ 2 ही सममित रेखाएं होती है। यह रोहित की समझ सही है, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब है। अब चलिए जानते हैं सममित रेखाओं से संबंधित कुछ गलतियों के बारे में। अगर बच्चों को पूछा जाए कि वृत्त यानी सर्कल में कितनी सममित रेखाएं होती है, तो बच्चे सममित रेखाओं की समझ का प्रयोग किए बिना बताते हैं कि वृत्त में सममित रेखाएं नहीं होती। कुछ बच्चे केंद्र से न जाने वाली रेखाएं खींचते हैं, जिससे उन्हें 2 ऐसे भाग प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं। इसलिए वे समझ लेते हैं कि वृत्त में कोई भी सममित रेखा नहीं होती, लेकिन यह गलत समझ है। वृत्त के केंद्र से जाती हुई कोई भी रेखा वृत्त को 2 एक दूसरे से मिलते जुलते भागों में विभाजित करती है। चूंकि ऐसी हम अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए सही समझ यह है कि वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं होती है। अगर बच्चों को किसी आकृति में सममित रेखाएं खींचने के लिए कहा जाए और इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो कुछ बच्चे आकृति में सममित रेखाएं तो सही प्रकार से खींचते हैं, लेकिन जब वे इन्हें गिनते हैं तो वे जिस स्थान से शुरू करते हैं, गिनती करते हुए उसी स्थान पर वापस आते हैं और अपनी गिनती जवाब के रूप में बताते हैं। जैसे यहाँ वे बताते हैं एक वर्ग यानी स्क्वायर में 8 सममित रेखाएं होती है। वे यह ध्यान नहीं रखते, वे रेखाओं की 2 बार गिनती कर रहे हैं, इसलिए गिनती करते हुए ध्यान रहे प्रत्येक रेखा को सिर्फ 1 बार गिनना चाहिए। इसलिए ध्यान रहे वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती है। तो आज हमने देखी सममित रेखाओं से संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ गलतियां। आज हम सीखेंगे प्रतिबिंब और सममिति। यहाँ देखिए, शतरंज के बोर्ड के मध्य में एक दर्पण रेखा यानी मिरर लाइन है। मान लीजिए हम दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं, तो दर्पण में हमें उसका प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन नजर आएगा। यहाँ हमने वस्तु दर्पण से तीसरे वर्ग में रखी है और हम देख सकते हैं कि दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब भी दर्पण से तीसरे वर्ग में ही है। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने दिखाई देती है। यानी कि वास्तविक वस्तु की दर्पण से दूरी और उसके प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर ही होती है। लंबाई की तरह अगर हम कोणों की बात करें तो प्रतिबिंब के कोण और वास्तविक वस्तु के कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां नजर आता है। इसी को हम कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वस्तु और उसका प्रतिबिंब दर्पण रेखा के संदर्भ में सममित यानी सिमेट्रिक होते हैं। इस प्रकार दर्पण रेखा एक सममित रेखा यानी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। चलिए इसे और अच्छे से समझें। मान लीजिए हमने कागज पर अक्षर ए बनाया। अगर हम इस कागज को इस प्रकार मध्य से मोड़ेंगे तो ए के 2 बराबर भाग प्राप्त होंगे, दायां भाग और बायां भाग। चलिए मोड़ने से बनने वाली रेखा को PQ नाम दें। अगर हम देखें तो यहाँ ए का दायां आधा भाग और बायां आधा भाग एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इससे हमें पता चलता है कि ए एक सममित अक्षर है और PQ एक सममित रेखा है। कल्पना कीजिए हमने सममित रेखा के स्थान पर एक दर्पण रखा है। ऐसी स्थिति में हमें दर्पण में दिखाई देने वाली आकृति हूबहू
दर्पण के पीछे छिपे आधे ए की जैसी ही होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बायां आधा ए और उसका दर्पण प्रतिबिंब सम्मित होते हैं। हम यह भी देखते हैं कि रेखा PQ से बाईं ओर स्थित इस आधे ए के किसी बिंदु की दूरी और उस बिंदु के प्रतिबिंब की रेखा PQ से दूरी समान ही है। ध्यान रहे, लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि दूरी हम PQ से 90 डिग्री के कोण पर मापेंगे। अब हम कह सकते हैं कि यह एक सममित आकृति है और दर्पण रेखा एक सममित रेखा है। इस प्रकार की सममिति जिसमें किसी आकार का आधा भाग उसके दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो, तो इसे परावर्तीय सममिति यानी रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहा जाता है। इस सममिति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु के प्रतिबिंब की सममित रेखा से दूरी और उस बिंदु की उस सममित रेखा से दूरी समान होती है। ध्यान रहे, किसी आकृति में सिर्फ एक दर्पण रेखा या सममित रेखा हो सकती है, तो किसी आकृति में एक से ज्यादा सममित रेखाएं भी हो सकती है। हमारे जीवन में परावर्तीय सममिति के कला, शिल्पकला, कपड़ों के डिजाइन, वस्तुओं के डिजाइन इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुई है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझें। ताजमहल वास्तुकला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें हमें परावर्तीय सममिति का प्रयोग देखने मिलता है। दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं में भी सममिति का ध्यान रखा जाता है। इससे वस्तु आकर्षक दिखाई देती है। क्या आप कैलाइडोस्कोप के बारे में जानते हैं? कैलाइडोस्कोप 3 या 3 से अधिक दर्पणों के प्रयोग से निर्मित एक ऐसी वस्तु है जिसमें विभिन्न प्रकार के आकर्षक पैटर्न देखे जा सकते हैं। इसमें दर्पणों द्वारा कई प्रतिबिंब बनते हैं जिनमें अनेक सममित रेखाएं होती है। रंगोली सममिति का एक उपयुक्त उदाहरण है। कुछ रंगोलियां बनाते समय जाने अनजाने में परावर्तीय सममिति का ध्यान रखा जाता है। त्योहार के समय बनी रंगोलियों को देखकर इनमें सममित रेखाएं ढूंढने का प्रयास कीजिए। क्या आपने कागज से सममित आकृतियां बनाने की कोशिश की है? यदि नहीं, तो प्रयास जरूर कीजिए। इसके लिए एक कागज लीजिए और उसे लंबाई की ओर आधे से मोड़ लीजिए। फिर वंचित आकार का आधा भाग बना लीजिए और इसे काट लीजिए। कागज खोलने पर आपको पूरा भाग प्राप्त होगा। यदि आप किसी कागज को 2 बार मोड़ते हैं और कोई आकार काटते हैं, तब भी आपको सममित पैटर्न दिखाई देगा। तो आज हमने सीखा प्रतिबिंब और सममिति। अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे प्रतिबिंब और सममिति के उदाहरण। नीचे दिए चित्र को वर्गांकित कागज पर बनाइए और दी रेखा की दूसरी तरफ इसका प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन बनाइए। कल्पना कीजिए कि AB के स्थान पर यह एक दर्पण है। जैसा कि आप जानते हैं, दर्पण में वस्तु का दायां भाग बाएं और बायां भाग दाएं दिखाई देता है, लेकिन लंबाई और कोण बराबर ही होते हैं। हमारी सुविधा के लिए चलिए आकृति के विभिन्न बिंदुओं को नाम दें। यहाँ हम देखते हैं कि T दर्पण रेखा पर ही है, तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ आएगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इसका प्रतिबिंब दर्पण रेखा पर ही आएगा। चलिए इसे हम T' से दर्शाएं। बिंदु P दर्पण रेखा से 4 वर्ग दूर है और T बिंदु से 2 वर्ग ऊपर है। ठीक इसी प्रकार हम दर्पण रेखा से दाईं ओर 4 वर्ग गिनेंगे और T' से 2 वर्ग ऊपर P' अंकित करेंगे। P से 5 वर्ग नीचे Q है, इसलिए हम P' से 5 वर्ग नीचे Q' दर्शाएंगे। इसी प्रकार हम R का प्रतिबिंब R', S का प्रतिबिंब S' और T का प्रतिबिंब T' दर्शाएंगे। इन्हें क्रम से जोड़ने पर हमें दी आकृति का प्रतिबिंब P', Q', R', S', T' प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, ज्योमेट्री इस शब्द में वे कौन से अक्षर है
जिनका परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के बाद का रूप वास्तविक रूप के बराबर नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए कि ज्योमेट्री इस शब्द को दर्पण के सामने रखा है। ऐसी स्थिति में हमें दायां भाग बाएं और बायां भाग दाएं दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन। यहाँ हम देख सकते हैं कि परावर्तन के बाद भी O, M, T, Y इन अक्षरों के रूप में कोई भी बदलाव नजर नहीं आता, यानी कि इन सभी का आकार परावर्तन के बाद भी वास्तविक रूप के बराबर ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें G, E, E, R इत्यादि अक्षरों की, तो इनका दायां भाग प्रतिबिंब में बाएं और बायां भाग प्रतिबिंब में दाएं दिखाई देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि G, E, E, R इन सभी का आकार परावर्तन के बाद वास्तविक रूप के बराबर नहीं रहेगा। तो आज हमने देखे प्रतिबिंब और सममिति के उदाहरण। आज हम देखेंगे प्रतिबिंब और सममिति से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, दी आकृति का दर्पण रेखा में प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चों को प्रतिबिंब की समझ ठीक प्रकार से नहीं बन पाती। कुछ बच्चे बाएं भाग का प्रतिबिंब उसी को दोहराकर लिखते हैं और ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे प्रतिबिंब बनाने के लिए नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग नीचे करते हैं। इससे उन्हें जवाब प्राप्त होता है ऑप्शन 2, यह भी एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे यह तो जानते हैं कि प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाएं और बायां भाग दाएं दिखाई देता है, लेकिन वे इस समझ का गलत प्रयोग करते हुए पहले C, फिर B और फिर A लिखते हैं। इससे उन्हें जवाब प्राप्त होता है ऑप्शन 3, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दर्पण रेखा के सामने स्थित किसी भी बिंदु की दर्पण रेखा से दूरी उसके प्रतिबिंब की दर्पण रेखा से दूरी के बराबर होती है। चलिए C की बात करें। यह बिंदु दर्पण रेखा से जितने दूर है उतने ही दूर हम उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। इसी प्रकार चलिए एक और बिंदु लेते हैं। इसकी भी दर्पण रेखा से दूरी उसके प्रतिबिंब की दर्पण रेखा से दूरी के बराबर ही होगी। इसी प्रकार हम दाईं ओर स्थित आकृति का प्रतिबिंब इस प्रकार बना सकते हैं, यानी कि दिए सवाल का ऑप्शन 4 यह सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, दिए चित्र का दर्पण रेखा में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे प्रतिबिंब ज्ञात करते समय दर्पण रेखा पर ध्यान नहीं रखते। वे दर्पण रेखा को नजरअंदाज कर दी आकृति का प्रतिबिंब ऑप्शन 2 में सही प्रकार से दिया है यह समझ लेते हैं, लेकिन ऑप्शन 2 यह गलत जवाब है। ध्यान रहे, दर्पण रेखा के झुकाव के अनुसार प्रतिबिंब का झुकाव भी बदलता है, लेकिन प्रतिबिंब प्राप्त करने की विधि समान ही होती है। यानी कि हम इस तीर के नीचे के भाग की दर्पण रेखा से दूरी ज्ञात करेंगे और उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब अंकित करेंगे। फिर हम ऊपरी सिरे की दर्पण रेखा से दूरी ज्ञात करेंगे और उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब अंकित करेंगे। अब हम दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे, इससे हमें आकृति का सही प्रतिबिंब ज्ञात होगा। इसलिए यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 1। इसलिए जब भी प्रतिबिंब ज्ञात करें तब दर्पण रेखा का ध्यान जरूर रखें। तो आज हमने देखी प्रतिबिंब और सममिति से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं।